नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च कर सकते हैं टीकाकरण अभियान। वर्चुअल तौर पर अभियान की होगी शुरुआत। जानकारी सूत्रों से 16 जनवरी को कोविन ऐप की भी शुरुआत होगी। पीएम मोदी लॉन्च कर सकते हैं टीकाकरण अभियान। देखिए, कोरोना के इस काल में सबसे ज्यादा मुश्किलें लगातार जिस तरीके से लोगों की जिंदगी में बढ़ रही थी, उसके बाद ये बहुत बड़ी राहत की खबर है 2021 के आगाज के साथ ही कि 2021 में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। 16 जनवरी से ही देश में टीकाकरण का आगाज होगा। अपने पास दो वैक्सीन हैं, जिन दो वैक्सीन के जरिए अब हम कोरोना की जंग को लड़ेंगे, लेकिन अब भी मास्क और 2 गज की दूरी है जरूरी। वर्चुअल तौर पर अभियान का आगाज होगा। 16 जनवरी को कोविन ऐप की भी शुरुआत होगी। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का आगाज। भारत ने विश्व में अपना एक अलग स्टैंड कायम किया है कोरोना काल में। इस जंग को लेकर हमारे पास अब दो वैक्सीनेशन हैं। वर्चुअल तौर पर कार्यक्रम का आगाज होगा। 16 जनवरी को कोविन ऐप की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीनेशन अभियान का आगाज करेंगे। 16 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। सोलह जनवरी से देश में टीकाकरण का आगाज होने जा रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान का आगाज करेंगे। वर्चुअल तौर पर अभियान की शुरुआत होगी। अभी तक जो जानकारी सूत्रों से मिल पा रही है, वैक्सीनेशन हमारे साथ है और जिस तरीके से डिलीवरी भी अब हो रही है, स्टेट्स में कल पहुंच चुका है वैक्सीन का पूरा जखीरा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च कर सकते हैं टीकाकरण अभियान। सरकारें पहले ही कसरत कर चुकी हैं। राज्य सरकारें तमाम कसरत कर चुकी हैं वैक्सीनेशन को लेकर। ड्राई रन के जरिए तमाम तैयारियों को पुख्ता कर लिया गया और अब बारी लॉन्चिंग की है टीकाकरण की। 16 तारीख को 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का आगाज होगा। प्रधानमंत्री मोदी अभियान की शुरुआत करेंगे। और वहीं मऊ में हत्या के बाद बवाल हो गया। बीती रात सेना भर्ती की तैयारी में दौड़ लगा रहा था युवक। मामले में हत्या आरोपी की तलाश में जुटी है मऊ की 5 टीमें। वर्चस्व कायम करने के लिए युवक की हत्या कर दी गई। 1 साल पहले युवक के चाचा की हत्या हुई। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव को छुपाया था। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को शव मिला। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल को तैनात किया। चरैया कोट थाना क्षेत्र के असलपुर गांव का यह पूरा मामला है। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव को छुपाया था। काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को शव ढूंढने में। बीती रात सेना भर्ती की तैयारी में दौड़ लगा रहे युवक को मौत की नींद सुला दी गई। इसके बाद पूरे परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस को भी काफी कसरत करनी पड़ रही है लोगों को शांत कराने में और वहां का माहौल ठीक रखने में। पहले युवक के चाचा की हत्या की गई थी और अब युवक की हत्या कर दी गई है। बेहद दर्दनाक ये पूरा मामला। मऊ में आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव को छुपाया। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल को तैनात किया है। माहौल को देखते हुए गांव वालों में काफी आक्रोशित। चरैयाकोट थाना क्षेत्र के असलपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पहले चाचा को मार दिया गया रुतबा कायम करने के लिए और अब भतीजे को मार दिया गया। दौड़ लगा रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, देश की सेवा करना चाहता था और देश की सीमा पर तैनात होकर देश की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ऐसे दरिंदों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। और महाराजगंज में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा। एसपी प्रदीप गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। साइबर सेल और पनियरा पुलिस ने 5 अभियुक्तों को दबोचा। गैंग के पास से पुलिस ने कई मोबाइल और बाइक बरामद की है। घटना का खुलासा करते ही पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये अभियुक्त आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करते थे। पकड़े गए अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 12/21 के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। ये गैंग धोखाधड़ी किया करता था। गैंग के पास से पुलिस ने कई मोबाइल्स
और बाइक बरामद की हैं। साइबर अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है। इसमें 5 अपराधी पकड़े गए हैं। एक गोरखपुर का है, 4 महाराजगंज के रहने वाले हैं। ये 2 तरह से कार्यप्रणाली करते हैं। एक तो ये अकाउंट्स को हैक करके फर्जी अकाउंट खोल के उनमें पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड, ये कई एटीएम कार्ड भी रखते हैं और पीछे से जाके धोखा देके एटीएम बदल के भी पैसा निकालते हैं। इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इनके पास से 165 सिम मिले हैं और 2 आधार कार्ड मिले हैं जो कि केरल के हैं। इनके खिलाफ केरल में कोची ज़िले में मुकदमा कायम है। इनके पास से 7 स्मार्टफोन मिले हैं और ये इन्होंने करीब 145 अकाउंट एक बैंक में खोले हुए हैं जो कि फर्जी आईडी और फर्जी सिम के जरिए खोले गए हैं। जिनके खोले गए हैं अकाउंट उनको पता भी नहीं है कि उनका अकाउंट खुला हुआ है। एक बड़ी साइबर के पुलिस की कामयाबी है, साइबर सेल की। और इसके जो भी इस टीम में है उसको मेरी ओर से 25,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। सर, इसके पहले भी इनका कोई इनका आपराधिक इतिहास है। मनोज जो है उसका आपराधिक इतिहास गोरखपुर से मंगाया गया है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सक्रिय अपराधी हैं जो कि रोज़ वारदातें कर रहे हैं। कॉलेज के गेट पर छात्रों के बीच मारपीटाई शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के सहकारी नगर इंटर कॉलेज की घटना है। बुलंदशहर के कॉलेज में ही छात्रों के बीच में मारपीटाई शुरू हो गई और मारपीटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा तस्वीरों को देखिए आप। लड़कियां आपस में जबरदस्त तरीके से लड़ रही हैं और उनकी इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच तेजी से पहुंचा और खूब वायरल हुआ। आप देखिए यहाँ पर कैसे कबड्डी, कुश्ती, सारे दाव पेच आजमाए जा रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर के कॉलेज की तस्वीर है जहां पर छात्राओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोग बीच बचाव कर रहे हैं लेकिन ये लड़कियां हैं कि मानने को राजी नहीं है। आपस में खूब लात घूंसे चल रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग तो अपनी कुश्ती, कबड्डी के सारे दाव पेच को भी आजमा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली सीमेंट फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली सीमेंट के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि नई मंडी थाना क्षेत्र के शेरनगर जानसठ रोड पर एक फैक्ट्री में नकली सीमेंट बनाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर मौके से 2000 नकली सीमेंट के कट्टे के साथ एक शख्स को मौके से गिरफ्तार किया है। आज मंडी पुलिस को सूचना मिली शेरनगर जानसठ रोड पे एक नकली सीमेंट फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तौसीफ, और एक अभियुक्त की संलिप्तता पता चली है जिसके बारे में छानबीन की जा रही है। इसमें कुल 2000 कट्टे के आसपास जो है बरामद हुए हैं और कुछ खाली बोरियां भी बरामद हुई हैं। किस किस कंपनी का सीमेंट? ये बिरला, अल्ट्राटेक और एक आग। अमेठी में दबंगों ने पत्रकार की कार और बाइक में आग लगा दी। कुछ दिन पहले भी दबंगों ने पत्रकार पर हमला किया था। दबंगों ने धारदार हथियार से परिवार पर हमला किया था। पत्रकार और उसके परिवार के लोग हमले में शामिल जो थे वो घायल हुए थे। मोहनगंज थाना क्षेत्र के राजा फतेहपुर गांव का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आग के हवाले उसकी कार को कर दिया गया। दबंगों ने पत्रकार की कार और बाइक दोनों में आग लगा दी।
ट्रक और वैन की टक्कर हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घाटमपुर कोतवाली के स्योंदी ललाईपुर गांव के पास की घटना है। ट्रक और वैन की टक्कर हो गई कानपुर में। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। एमएमजी अस्पताल में पटरी पर नहीं लौटी व्यवस्थाएं। मरीजों को गोद में ले जाने को मजबूर हैं परिजन। अस्पताल में मरीज को नहीं मिली व्हीलचेयर और एम्बुलेंस। परिजन मरीजों को गोद में उठाकर ले जाने को मजबूर हैं। बता दें कि शासन की ओर से सख्त निर्देश है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को हर हालत में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ना स्ट्रेचर है और ना ही व्हीलचेयर। ऐसे में मरीजों को गोद में उठाकर अंदर ले जाया जा रहा है। यूपी में शोहदों की खैर नहीं। महिला पत्रकार की शिकायत पर दिखा पुलिस का एक्शन। मेरठ में महिला पत्रकार से छेड़खानी कर रहे थे शोहदे। महिला पत्रकार की शिकायत पर सीएम ऑफिस ने लिया संज्ञान। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूटी सवार शोहदों को दबोचा। कुछ ही घंटों में शोहदे शाहबाज और मोहम्मद बासिक पकड़े गए। मेरठ में महिला पत्रकार से छेड़खानी कर रहे शोहदे पुलिस के हत्थे चढ़े। महिला पत्रकार की शिकायत पर सीएम ऑफिस ने संज्ञान लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूटी सवार शोहदों को धर दबोचा। कुछ ही घंटों में शोहदे शाहबाज और मोहम्मद दोनों ही पकड़े गए। प्रदूषण नियंत्रण और संतुलन के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। साल 2020 के बाद में अब 21-22 में उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। कई संस्थाएं वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगी। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विकासखंड, एनएसएस शामिल होंगे। 10 करोड़ 80 लाख पौधे वन विभाग द्वारा, लगभग 19.25 करोड़ पौधे और अन्य विभाग रोपित करेंगे। वृक्षारोपण के लिए जन आंदोलन 2021 के नाम से चलेगा अभियान। साल 2020-21 में योगी सरकार ने 25 करोड़ पौधे लगाए थे। 2019-20 में 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे। 18-19 में 9 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य था। 17-18 में 6 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और अब ये लक्ष्य लगातार बढ़ रहा है। जन आंदोलन के तहत इस बार ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरा होगा। साल 2018-19 में 9.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। साल 2017 से 18 में 6 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था सरकार का। किसान आंदोलन पर सांसद हेमा मालिनी बोली
किसान मांग ही ऐसी कर रहे हैं जो पूरी नहीं हो सकती। विपक्षियों ने कुछ किसानों को भड़का दिया है जो धरने पर बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसान हैं। देश के बहुत से किसान कृषि कानून का कर रहे हैं समर्थन। मुझे पता है कि मथुरा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। हेमा मालिनी ने किसानों से आंदोलन में शामिल न होने की अपील की थी। कोरोना काल के बाद मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने ये बातें कही हैं। लॉकडाउन में सांसद ने लोगों को जागरूक किया था। जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर जारी किया था अपना एक वीडियो। उसका कुछ निवारण हो ही नहीं सकता है। अगर हम पूछते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है, वो बोल भी नहीं सकते हैं। मुझे इतना मालूम है कि हमारे मथुरा के कोई भी किसान आगे बढ़कर अपने इसके प्रोटेस्ट में कुछ आए नहीं। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश के बहुत सारे किसान ये जो बिल लाया है हमारी सरकार ने उसे समर्थन कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जो विपक्ष की वजह से विपक्ष के कुछ न कुछ भड़काते रहते हैं और ये भड़क भी जाते हैं। और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मुझे तो नहीं लगता है कि वो किसान है। वो तो कोई बहुत ही रिच लोग बैठे हैं। वो कुछ दूसरी कुछ मांगे हैं उनकी, पता नहीं वो क्या है। और वहीं एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कई उम्मीदवार घोषित किए हैं। अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। सपा की बैठक में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने, जिसमें से 2 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया है। सपा की बैठक के दौरान में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए हैं अपने उम्मीदवार। अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को बनाया गया उम्मीदवार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान में 2 बदमाशों को लगी है गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से तमंचे और लूट की स्कूटी बरामद हुई है। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में 2 मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है और एक आरोपी अभी फरार से गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के द्वारा कॉविंग की जा रही है और पुलिस के द्वारा उनकी जो जानकारी है जुटाई जा रही है कि इस वक्त तो उनको सर्च भी अभियान जारी है कि जो बदमाश है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौके पे मौजूद है एडिशनल डीसीपी अंकुर अग्रवाल सर। हम इनसे जानते हैं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी यहाँ मौके पर एक मुठभेड़ हुई है, उसमें जो आरोपी हैं वो पुराने आरोपी थे या फिर ये अभी आजकल के ही बदमाश हैं? आपको सबको याद होगा कि 25 तारीख को क्रिसमस पे जो भलोड़ पुल से एफएनजी की रोड आ रही है, बीच में कटी हुई है, वहाँ पे एक लूट हुई थी जिसमें एक मोबाइल फ़ोन और कुछ पैसे लगभग 10 से 12 हज़ार पे एक इंजीनियर से लूटे गए थे और वो प्रकाश में आया था। उसमें एक स्कूटी का नंबर भी प्रकाश में आया था। आज पुलिस परथला चौक के पास चेकिंग कर रही थी। ये स्कूटी पुलिस को दिखाई गई, इनको रोकने की कोशिश की गई। ये वहाँ से भागे और इस तरफ पुस्ता की तरफ उतरे और अपने बचाव में इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। अपना बचाव करते हुए पुलिस ने रिप्लाई किया तो इनके 3 लोग थे अपने स्कूटी पे। इनमें 2 को गोली लगी है, एक फरार हो गया अभी खेत के अंदर, उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है और उसकी जानकारी की जा रही है वो कौन है। और बाकी भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट से गाजियाबाद वगैरह से पूछी जाएगी और उसके आगे भी कार्रवाई कंप्लीट की जाएगी। देखिए कि अभी एडिशनल डीसीपी सर ने हमें बताया, जानकारी दी कि जो ये 2 बदमाश थे ये 3 की संख्या में स्कूटी पर सवार होकर यहाँ परथला की ओर से गुजर रहे थे। तो उसी दौरान जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस के द्वारा इनका पीछा करके इनको जब रोका गया तो बदमाशों की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई और इस दौरान पुलिस उन्हें बदमाशों को पकड़ने में सफल हुई। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रमेश परिहार, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। और गोरखपुर में मौजूद हैं सीएम योगी, क्या कुछ कह रहे हैं सीधे आपको ले चल रहे हैं वहीं।
देखिए ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर की, जहां पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सीएम योगी कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दीप प्रज्वलित कर। और ये आगे की कार्रवाई माननीय विधायकगण, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवदीप सहगल सर, आईजी रेंज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर, एसएसपी गोरखपुर, अन्य जनप्रतिनिधिगण, रंगकर्मी, कलाकार, कृषक और इस महोत्सव को अलंकृत करने वाले सभी कर्मीगण, हमारे मीडिया से आए हुए मित्रगण एवं सर्वोपरि सम्मानित गोरखपुर जनमानस, गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन 2021 में मैं महोत्सव समिति की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सर, अल्प समय में सुसज्जित इस आयोजन में इस बार कृषि मेला, उद्यान मेला, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सरस मेला एवं विभागीय प्रदर्शनी जो मंडल स्तर की है, विज्ञान प्रदर्शनी, पूर्वांचल के महापुरुषों महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी की प्रदर्शनी, गुरु गोरखनाथ जी की सचल प्रदर्शनी, सेमिनार इत्यादि कार्यक्रम किए गए हैं। इस वर्ष का आयोजन आपके निर्देश के क्रम में स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता पर केंद्रित रहा है और ये तीन हमें आपसे 3.5 साल में इन तीनों पर प्रेरणा मिली है और इसीलिए हमने सांस्कृतिक आयोजन के साथ सेमिनारों को जोड़ा है, जिसमें देश और विदेश के प्रसिद्ध विज्ञ वक्ता ऑनलाइन भी जुड़े हैं। इसमें हमने गो संरक्षण, आत्मनिर्भर पशुपालक पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रिवेंटिव केयर के महत्व पर, गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट्स का हब बनाने हेतु और गुरु गोरखनाथ के दर्शन, योग दर्शन पर विचार सेमिनार किए हैं। इस बार रामगढ़ताल परिक्षेत्र को और ध्यानाकर्षित करने के लिए महोत्सव का परिक्षेत्र परिवर्तित किया गया है और आशा करते हैं कि इसे जनमानस सहज स्वीकार करेगा और हमें अपना आशीर्वाद देगा। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे प्राप्त ऊर्जा, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की वजह से हम सभी आगे बढ़ पाए और ये संभव हो पाया है और इसलिए समिति की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। मैं आज उपस्थित माननीय मंत्री एमएसएमई सर का भी स्वागत करता हूं और उन्होंने अल्प समय में हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। माननीय पर्यटन मंत्री भी मंच पर उपस्थित हैं। सर ने कल
उद्घाटन भी इस महोत्सव का किया था और अपने आशीर्वचन देके हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग इस पूरे महोत्सव के आयोजन का मूल स्तंभ रहा है और ये महोत्सव से ही हम चौरी चौरा के घटना के शताब्दी वर्ष के आयोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए सर हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हम शताब्दी वर्ष में और अच्छा आयोजन एक वर्ष के लिए विदेशी सम्मुख प्रस्तुत कर पाएंगे। हमारे सांसद द्वय उपस्थित हैं।